हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं किसके बारे में, केवल एंट्रोपी में चेंज की वैल्यू फाइंड आउट करें। डेल्टा एस सिस्टम, सराउंडिंग एंड टोटल, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए हमने क्या किया है, डेल्टा एस की वैल्यू फाइंड आउट की। सबसे पहले हमने आइडियल गैस के लिए बात की और आइडियल गैस के लिए हमने जनरल फार्मूला बनाया और उसी जनरल फार्मूले को हम यूज़ करते हैं आपके आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और फ्री एक्सपेंशन में। ठीक है, तो ये एक टाइप का आपका सिस्टम हुआ जिसके लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सेकंड थिंग, हमने देखा था कि अगर सॉलिड या लिक्विड आपको दिए जाए तो उसके लिए हम कैसे एंट्रोपी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एंट्रोपी में चेंज, दैट इज डेल्टा एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वो भी मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में। चलिए ठीक है, आज हम अपना थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है या प्रोसेस है उसके लिए बात करते हैं कि कैसे हम वहाँ पर आपका एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड टाइप की आपकी प्रोसेस है दैट इज़ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपकी फेज चेंज होती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या फिर सॉलिड से गैस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो एंट्रोपी में चेंज होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फेज ट्रांसफॉर्मेशन हम केवल फिजिकल स्टेट के बेसिस पर नहीं देखते हैं, हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। मतलब आपका एक एलोट्रोप अगर दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट हो रहा है तो वो भी किसके अंदर आएगा, आपके फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आएगा। मतलब ग्रेफाइट कन्वर्ट हो रहा है आपके डायमंड कन्वर्ट हो रहा है आपके ग्रेफाइट में, तो यहाँ पर भी इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो ये भी आपका एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, ये होते हैं एलोट्रोप के ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बात करते हैं अपना थर्ड टाइप का जो सिस्टम है उसके लिए, फॉर रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको दिया गया है तो उसमें एंट्रोपी में चेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी चीज़ है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन एक तो हम लेते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, और एक हम लेते हैं आपके इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब या तो आपकी एक फेज चेंज हो रही है, जैसे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है आपके, मान लीजिए सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किस में, लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, या फिर एक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किस में, गैस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन वेपोराइजेशन, फ्यूजन, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन वेपोराइजेशन, और सॉलिड का गैस में कन्वर्जन दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये तीन टाइप के तो आपके फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। इसके अलावा एलोट्रोप्स, फर्स्ट एलोट्रोप अगर कन्वर्ट हो रहा है आपके सेकंड एलोट्रोप में, तो ये भी आपका किसके अंतर्गत आएगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो डिफरेंट टाइप की आपकी क्या होती है, एंथैल्पीज होती हैं। हम जो भी एंथैल्पीज फाइंड आउट करते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, ये हम जनरली कांस्टेंट प्रेशर और आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, जनरली एंट्रोपी चेंज is calculated on constant pressure and constant, डायरेक्ट लिख लीजिए, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट टाइप की एंट्रोपी देखें, दैट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन की एंट्रोपी हमें निकालनी है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एस फ्यूजन।
क्लियर है? तो देखिए डेल्टा एस फ्यूज़न अगर हमें निकालना, मतलब आपका जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर, ठीक है। और इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी में आपका एंट्रोपी में चेंज होगा वो डेल्टा एस हमें आपको फाइंड आउट करना है, डेल्टा एस फ्यूज़न ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट का एक्सचेंज होता है Q, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट का एक्सचेंज होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है किसके, आपके डेल्टा एच के बराबर। तो यहाँ पर जो हीट का एक्सचेंज होता है उसे हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एच आपका फ्यूजन, ठीक है। और डेल्टा एस का जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा दैट इज सिंपल, दैट इज डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाई टी फ्यूजन। टी वो टेम्परेचर है जहाँ पर आपका फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, एट मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट पर आपका सॉलिड और लिक्विड आपस में क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो इक्विलिब्रियम एट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये है, ध्यान रखना आपको कि इक्विलिब्रियम पर मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है उस पर आपका सॉलिड और लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट पर किस पोजीशन में रहेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे। जो आपका मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है उस पर सॉलिड और लिक्विड आपके किस पोजीशन में रहेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे। और वहीं पे आपका ये टेम्परेचर आपको लेना है, टी फ्यूजन कौन सा टेम्परेचर रहेगा, जो टी मेल्टिंग पॉइंट है आपका, जो सब्सटेंस है उसका, वही आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। और उस टेम्परेचर पर जो हीट का एक्सचेंज होगा वो होगा डेल्टा एस फ्यूजन, ठीक है। और डेल्टा एस फ्यूजन हम इस तरीके से निकालेंगे, दैट इज डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी, ठीक है। ये सिस्टम के लिए है, ठीक है। सराउंडिंग के लिए निकालने के लिए बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम ने दी सराउंडिंग ने ली, तो यहाँ सराउंडिंग के लिए पूछ ले तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच सराउंडिंग मान लो पूछ ले आपको, तो यहाँ केवल प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, दैट इज डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी फ्यूजन, और कुछ चेंजेस आने वाला नहीं है, क्लियर है। तो फर्स्ट टाइप की एंट्रोपी है आपकी, दैट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सेम इसी तरह से हम सेकंड एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं, दैट इज एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, जहाँ पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपकी गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम फॉर्मूला है, वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके, दैट इज सेकंड टाइप एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। दैट इज डेल्टा एच VAP वेपोराइजेशन, डेल्टा एस एंट्रोपी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉलिड किस में सॉरी वेपोराइजेशन है, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, आपके गैस में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर डेल्टा एच फ्यूजन की जगह क्या आ जाएगा, आपके पास डेल्टा एच वेपोराइजेशन आ जाएगा, ठीक है। और जो टेम्परेचर है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ और किस टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है लिक्विड गैस में, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी, इक्विलिब्रियम एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर आपका लिक्विड और गैस दोनों क्या किस पोजीशन पर रहेंगे, आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसको मैं यूज़ करूँगा आगे कि बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड और गैस किस पोजीशन पर रहते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहते हैं, ठीक है।
यहाँ से अगर हम डेल्टा एस की वैल्यू निकालें, डेल्टा एस वेपोराइजेशन, सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, दैट इज डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाई टी बी। बी स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट हम काम में लेंगे, ठीक है, केवल और केवल बॉइलिंग पॉइंट ही काम में लेंगे, जो भी आपको सब्सटेंस दिया हुआ है उसका। बाकी किसी और टेम्परेचर पर ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन केवल बॉइलिंग पॉइंट पर ही रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की हम एंट्रोपी पढ़ते हैं, दैट इज एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। डेल्टा एस सब्लिमेशन। अगर हम बात करें एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली आपके गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ जो हीट एक्सचेंज हम लेंगे दैट इज डेल्टा एच सब्लिमेशन लेंगे, और ये किस टेम्परेचर पर होगे, जो सब्लाइम टेम्परेचर होगा, एट सब्लिमेशन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम की कंडीशन रहेगी यहाँ पर भी। और डेल्टा एस अगर हम निकालेंगे सब्लिमेशन, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाई टी सब्लिमेशन। एक ही चीज़ है जो आपको बार बार ध्यान रखनी है, ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ टाइप, ट्रांसफॉर्मेशन, फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो फोर्थ है आपके पास एंट्रोपी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। डेल्टा एस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, एक एलोट्रोप होगा फर्स्ट, वो किस में कन्वर्ट होगा, आपके एलोट्रोप सेकंड में, ठीक है। और किस टेम्परेचर पे होगा, वही ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर, ठीक है। और जो हीट एक्सचेंज होगा डेल्टा टी डेल्टा एच, उसे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एच ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, डेल्टा एच ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइड बाई टी ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर, जो भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके पास चार तरह के फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला तो एक ही है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। अब जो कंडीशन आपको दे दी जाए, अगर फ्यूजन दे दिया जाए तो फ्यूजन के लिए जो भी हीट की वैल्यू दी हुई है हीट एक्सचेंज की, वो लिख लीजिए, और फ्यूजन का टेम्परेचर लिख लीजिए। वेपोराइजेशन के लिए बात की जाए तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन की वैल्यू दी हुई रहेगी, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ रहेगा, वो नोट कर लीजिए। सब्लिमेशन है तो सब्लिमेशन के लिए टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा, हीट एक्सचेंज दिया हुआ रहेगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इसे नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो सके। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। मेनली तो हमारे जो 5 आइडियल गैस वाले रहते हैं वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी फेस ट्रांसफॉर्मेशन आगे हम पढ़ेंगे, रिएक्शन सॉलिड्स लिक्विड्स, इनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम रहते हैं। मतलब 10 क्वेश्चन अगर पूछने हैं तो कम से कम 8 क्वेश्चन तो वो आपके आइडियल गैस वाले कॉन्सेप्ट से ही पूछेगा, 1 या 2 क्वेश्चन वो इसमें से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इतनी सी इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। फिर भी चलिए हम देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन लिखते हैं हम, द एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन of benzene is 85 joule, is
85 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको। व्हेन 117 ग्राम बेंजीन vaporizes at its normal boiling point, calculate the entropy change. Calculate the entropy change of surrounding. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन इज 85 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आपको दिया गया है। व्हेन 117 ग्राम बेंजीन वेपोराइजेज एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, मतलब आपका बेंजीन क्या है, वेपोराइज हो रहा है, मतलब C6H6 लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके C6H6 गैस में। ठीक है, और इसके लिए आपको डेल्टा एच वेपोराइजेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 85 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ध्यान रखना ये दिया हुआ है किसके लिए, 85, एक मोल के लिए दी हुई है वैल्यू, ध्यान रखना। ठीक है ना, और आपको मास दिया हुआ है इसका कितना, 117 ग्राम। तो पहले तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको कि मोल कितने हैं इसके बेंजीन के, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बेंजीन का मोलर मास कितना होगा, 78, तो ये आएगा आपके पास 1.5 मोल, मतलब आपके पास बेंजीन के 1.5 मोल है और 1 मोल के लिए डेल्टा एच वेपोराइजेशन 85 है, तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन 1.5 मोल कितनी हो जाएगी आपके पास, 85 इंटू 1.5। क्लियर है, ये तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब पूछ रहा है आपको एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, मतलब डेल्टा एस पूछ रहा है आपको, और डेल्टा एस का फॉर्मूला लेकिन सिस्टम के लिए नहीं पूछ रहा है, ये किसके लिए पूछ रहा है, सराउंडिंग के लिए पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ हम कैसे कैलकुलेट करें, मैंने आपको बताया था कि अगर वेपोराइजेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है, और ये किस किस पॉइंट पर होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, और बॉइलिंग पॉइंट पर आपका लिक्विड और गैस किस पोजीशन में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इक्विलिब्रियम एट बॉइलिंग पॉइंट। अगर लिक्विड और गैस आपका इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा एस टोटल वो कितना होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए डेल्टा एस टोटल की वैल्यू होती है 0, हमने पहले पढ़ा हुआ। अगर डेल्टा एस 0 है तो डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग। सिंपल सी बात है। चलिए तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग निकाल लेंगे। डेल्टा एस सराउंडिंग कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज डेल्टा एच, माइनस साइन आगे लगेगा, डेल्टा एच कितना दिया हुआ है 85 इंटू 1.5, ठीक है, डिवाइड बाई हम लिखते हैं टेम्परेचर, एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। अब हम सोचिए टेम्परेचर कहाँ से निकालें, क्या हमें टेम्परेचर की ज़रूरत है यहाँ पर, क्या हमें ज़रूरत है क्या, टेम्परेचर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है यहाँ पर। द एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन इज 85 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, चलिए यहाँ पे आपको एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन दी है, मतलब डेल्टा एस वेपोराइजेशन उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है,
क्वेश्चन में हमने डेल्टा एच लिख दिया था उसको, डेल्टा एस दिया हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा एस वेपोराइजेशन फॉर 1.5 मोल इतना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये तो सिस्टम के लिए हो गया, सराउंडिंग के लिए हो जाएगा तो माइनस आप साइन लगा दो, तो -85 इंटू 1.5 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको क्या दिया हुआ था, डेल्टा एस सराउंडिंग दिया हुआ था, ठीक है। हमने उसको डेल्टा एच वेपोराइजेशन ले लिया था, मतलब डेल्टा एस वेपोराइजेशन दिया था, हमने डेल्टा एच वेपोराइजेशन लिख लिया था, तो वो गलती हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सिस्टम की पूछता तो माइनस साइन नहीं लगता, ओनली प्लस साइन आता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 1 मोल ऑफ सॉलिड आयरन vaporizes at was vaporized in an oven at 3500 Kelvin, at 3500 केल्विन टेम्परेचर पर वो वेपोराइज होता है आपका सॉलिड आयरन, ठीक है। इफ आयरन सब्लाइम एट एट 3133 केल्विन, 3133 केल्विन, ठीक है। एंड डेल्टा एच सब्लिमेशन इज 349 किलो जूल पर मोल आपको दिया हुआ है, ठीक है। डिटरमाइन डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग एंड डेल्टा एस यूनिवर्स, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओवन इज कंसिडर्ड एज सराउंडिंग, और आपको दिया हुआ है ओवन इज कंसिडर्ड एज सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग के तौर पर आपको ओवन को कंसिडर करना है, ठीक है। मतलब जो ओवन का टेम्परेचर होगा वही आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 मोल ऑफ सॉलिड आयरन वाज वेपोराइज्ड एट इन एन ओवन, ठीक है, एट 3500 केल्विन, मतलब आयरन सॉलिड है वो वेपोराइज हो रहा है, आयरन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इन एन ओवन एट 3500 केल्विन। ओवन का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ ओवन कितना दिया हुआ है, 3500 केल्विन, ठीक है। चलिए इफ आयरन सब्लाइम एट 3133 केल्विन, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, किस टेम्परेचर पर होता है, सब्लाइम टेम्परेचर पर होता है, वो आपको दिया हुआ है कितना, 3133 एट सब्लिमेशन टेम्परेचर पर ये होता है। आपको टी सब्लिमेशन दिया हुआ है, ठीक है, टी सब्लिमेशन आपको दिया हुआ है कितना, 3133 केल्विन, ठीक है। एंड डेल्टा एच सब्लिमेशन आपको दिया हुआ है 349 किलो जूल पर मोल, ठीक है। डिटरमाइन डेल्टा एच सिस्टम सराउंडिंग एंड यूनिवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सिंपल है, डेल्टा एच सिस्टम हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच सब्लिमेशन
क्योंकि अगर सब्लिमेशन हो रहा है तो डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाई टेम्परेचर, कौन सा वाला, जहाँ पर आपका सब्लिमेशन हो रहा है। तो डेल्टा एच सब्लिमेशन कितना दिया हुआ है 349 किलो जूल है, तो इंटू 1000 करेंगे हम, ये कन्वर्ट हो गया आपके जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई टी सब्लिमेशन कितना दिया हुआ है 3133, ठीक है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एस सिस्टम की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा एस सिस्टम की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी दैट इज अराउंड 111.4 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आएगी डेल्टा एस सिस्टम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट डेल्टा एस सराउंडिंग की, ठीक है। तो देखिए डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, माइनस डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाय टी सराउंडिंग, और सराउंडिंग के लिए आपको क्या दिया हुआ है, ओवन इज कंसिडर्ड एज सराउंडिंग, मतलब ओवन का टेम्परेचर आपको लेना है दैट इज 3500, तो डेल्टा एच सराउंडिंग की वैल्यू हो जाएगी -349 इंटू 1000 जूल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई आपका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 3500, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे डेल्टा एच सराउंडिंग, तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 99.7 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। डेल्टा एस सिस्टम आ चुका है, डेल्टा एस सराउंडिंग आ चुका है, अब हमें क्या निकालना है डेल्टा एस यूनिवर्स। तो डेल्टा एस यूनिवर्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दोनों को टोटल कर लीजिए 111.4 माइनस 99.7, ठीक है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग आ जाएगा आपके पास 11.7 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है, क्लियर है। चलिए ये हुआ आपका डेल्टा एस, कब, जब हम फेस ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। जब आपको रिएक्शन दी जाती है, कोई आपको रिएक्शन दे दी जाए, उसमें अगर आपको डेल्टा एस निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं वो भी हम कैलकुलेट करते हैं, वो है हमारा फोर्थ टाइप का प्रोसेस, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ टाइप का जो आपका प्रोसेस है, चेंज इन एंट्रोपी फॉर ए रिएक्शन, ठीक है। आपको चेंज इन एंट्रोपी निकालना है किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस है आपका दैट इज एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग ए रिएक्शन, किसी रिएक्शन के लिए अगर हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है, ठीक है। तो देखिए कोई भी रिएक्शन मान लो आपको दी हुई है N1A प्लस N2B इट गिव्स N3C, ठीक है। हमने एंथैल्पी के बारे में भी पढ़ा था, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी, तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी डिफाइन नहीं होता है, क्या डिफाइन होता है, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। सेम उसी तरह से किसी भी रिएक्शन के लिए एंट्रोपी डिफाइन नहीं होता है, क्या डिफाइन होता है, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, आप चाहे तो ऐसा बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन बोलो, या फिर एंट्रोपी चेंज, या हम कह सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी, या फिर एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज इन स्टैंडर्ड रिएक्शन, दोनों क्या है, सेम ही होता है आपके पास, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन बोलो, या फिर एंट्रोपी चेंज बोलो, या चेंज इन एंट्रोपी बोलो, वो दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, ठीक है। मैंने आपको डेल्टा एच का फॉर्मूला लिखा था किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है।
जो चेंज होता है एंथैल्पी में, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी मतलब वही आपका डेल्टा आर एच। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ये मतलब वही है, हम रिएक्शन के लिए ही बात कर रहे हैं। इसका क्या फॉर्मूला था आपको याद है? ठीक है, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी लिखो या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखो, डेल्टा आर एच दोनों सेम ही है। इसका फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या था? प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन, प्रोडक्ट इनटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ, किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए, माइनस समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू डेल्टा एच फॉर्मेशन। हम स्टैंडर्ड की बात करें तो एच नोट लगा देंगे, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला था एंथैल्पी के लिए। सेम अगर हम लिखें स्टैंडर्ड एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, दैट इज डेल्टा आर एस नोट, ठीक है। उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सेम इसी तरीके से आपको ध्यान रखना, आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इसी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी। क्या आ जाएगा? जहाँ पे क्या था? एंथैल्पी था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इनटू स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ऊपर वाला आपका किसके लिए फॉर्मूला था? एंथैल्पी के लिए फॉर्मूला था, और नीचे वाला आपका किसके लिए फॉर्मूला है? एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को याद होगा, तो ये आपको याद रखने में आसानी रहेगी। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है, किसी भी रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंट्रोपी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ यहाँ मैं और आपको बता देता हूँ, एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, दैट इज एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ H प्लस एक्वस। इसकी वैल्यू हम 0 लिखते हैं, ठीक है। ये हो सकता है हमारे कभी क्वेश्चंस वगैरह में काम में आए, तो ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। जैसे यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड कंडीशन में होते थे, जो भी आपका एलिमेंट स्टैंडर्ड कंडीशन में होता था, उसके लिए हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लेते थे? 0 लेते थे, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेजेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन अगर O2 की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके लिए हम डेल्टा एच फॉर्मेशन कितना लेते थे? 0 लेते थे, ठीक है। सेम उसी तरीके से है यहाँ पर, केवल H प्लस के लिए हम क्या लेंगे? एक्वस के लिए 0 लेंगे, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन आपको दी हुई है Fe2O3 सॉलिड प्लस 3H2 गैस, इट गिव्स यू 2Fe सॉलिड प्लस 3H2O लिक्विड, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है रिएक्शन, और कुछ चीज़ें आपको दी हुई है गिवन। स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी आपको दी हुई है, किसके लिए? सभी के लिए दी हुई है। Fe2O3 सॉलिड
स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी आपको दी हुई है आयरन सॉलिड के लिए, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी आपको दी हुई है H2 गैस के लिए, और स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी आपको दी हुई है H2O लिक्विड के लिए। ठीक है, 90-30 ये आपको दिए 130 और 70 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, सब सेम रहेगा यूनिट। तो आपको स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज निकालना है आपको, मतलब डेल्टा एस नोट की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा आर एस नोट की वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ आपको निकालनी है, चलिए यही आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें डेल्टा आर एस नोट आपको निकालना है। ठीक है, एंट्रोपी में चेंज आपको निकालना है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज निकालना है आपको। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और कुछ ध्यान नहीं रखना। प्रोडक्ट ये आपके प्रोडक्ट हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू आयरन के लिए स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी कितनी दी हुई है 30, तो 2 × 30 प्लस 3 × H2O की मोलर एंट्रोपी कितनी दी हुई 70, ये तो हो गया प्रोडक्ट, माइनस रिएक्टेंट Fe2O3 1 × इसके लिए वैल्यू दी हुई 90 प्लस 3 × H2, तो 3 × H2O के लिए वैल्यू दी हुई है 130। ठीक है, चलिए तो डेल्टा आर एस नोट यहाँ से हम निकालेंगे कितना आएगा, 7 × 3 210 प्लस 60, तो 270 माइनस 39 प्लस 90, ये हुआ 460। तो यहाँ से डेल्टा आर एस नोट की जो वैल्यू आएगी अपने पास कितनी आएगी, -190। ठीक है ना, क्लियर है, -190 आपके पास वैल्यू आ जाएगी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको, यहाँ शायद गलती कर दी मैंने, 39 प्लस 90 ना 480 आएगा, तो यहाँ पे 210 आ जाएगा। ठीक है, 210। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एंट्रोपी में चेंज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। सिंपल है, जो हम एंथैल्पी में निकालते थे वही एंट्रोपी में निकालेंगे। ठीक है, और रिएक्शन दी हुई रहेगी आपको, ये सारी वैल्यू आपको दी हुई रही है। आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इतना ही चीज़ ध्यान रखना है, प्रोडक्ट और माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट, अगर आपको फेज ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया जाए तो उस कंडीशन में हम डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने बात की। ठीक है, न्यूमेरिकल की है। इसके अलावा कोई भी रिएक्शन आपको दी हुई है तो उसके लिए हम डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हमने बात की। ठीक है, तो ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे बिल्कुल। ठीक है ना, चलिए आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे, हमने एंट्रोपी में चेंज का वेरिएशन देखा था टेम्परेचर के साथ, किरचॉफ लॉ में मैंने आपको पढ़ाया था। सेम उसी तरह से टेम्परेचर का वेरिएशन, मतलब एंट्रोपी में वेरिएशन हम टेम्परेचर के साथ देखते हैं, एंट्रोपी के लिए भी देखते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।